सेट्स। ठीक, तो जो सबसे पहला ऑपरेशन है वो क्या है हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। फाइन, इसमें क्या होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास दो सेट हैं a इक्वल टू 2 4 6 एंड 8, राइट, एंड b है मेरे पास 1 2 3 एंड 4। ठीक, तो a यूनियन b क्या होगा? इट इज़ अ सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ a एंड b, राइट। तो क्या होगा 1 2 3 4 6 8, ये होगा a यूनियन b। ये होता है हमारा यूनियन का सिंबल। ठीक, इसमें किसी को प्रॉब्लम? यहाँ पर मैं इसका डेफिनेशन अगर मैं लिखूँ तो इफ़ वी हैव टू सेट्स a and b, then somebody is there, then we can say that give me a moment. Then the union of these two sets will contain all the elements of set A and B, राइट। तो इसमें क्या हुआ है, जैसे अगर मैंने दो सेट लिए हैं A और B, तो A यूनियन B सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A एंड B। तो A के एलिमेंट्स इसमें सारे आ चुके 2 4 6 एंड 8, एंड अगर मैं बात करूँ B के एलिमेंट्स तो वो भी इसमें आ चुके 1 2 3 एंड 4। ठीक, तो यूनियन में किसी को कोई भी डाउट? नहीं। ठीक, अभी कोई आया है? ठीक, तो हम नीचे चलते हैं और अब बात करते हैं अगले ऑपरेशन के बारे में, वो है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो अगर मैं बात करूँ इंटरसेक्शन की तो क्या होगा? इफ वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, then their intersection set will contain those elements which are common in A and B. Fine, which are common in A and B। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, ऊपर वाला ही रिपीट, तो वहाँ पे A हमारा क्या था 2 4 6 एंड 8, एंड B हमारा क्या था 1 2 3 एंड 4। तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, कोई बताएगा? 2 4। राइट, तो 2 एंड 4 हमारा इंटरसेक्शन होगा क्योंकि वो दोनों इसमें कॉमन है, तो ये हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो अगर मैं इसको एक वेन डायग्राम के तरीके से भी हम कर सकते हैं। किस तरीके से? मैं यूनियन को किस तरीके से शो कर सकता हूँ कि अगर ये मेरा एक सेट A है एंड ये मेरा एक सेट B है, तो इंटरसेक्शन का कौन सा एरिया होगा मेरा? ये वाला। ठीक, वहीं अगर मैं इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन की, ये यूनियन था, वेन डायग्राम फॉर यूनियन,
एंड अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं अगर इसके लिए, तो वो क्या होगा, ये होगा, ये ए और बी, तो इनके बीच का जो भी कॉमन पार्ट है वो हमारा इंटरसेक्शन कहलाएगा, ठीक। सो दिस इज ए यूनियन बी एंड दिस वन इज ए इंटरसेक्शन पी, द शेडेड पार्ट। तो इंटरसेक्शन और यूनियन में डिफरेंस पता चला। सभी को हाँ। ठीक है। हाँ, माइक ऑन करके बता दिया करो, इससे क्या है जल्दी हमारा हो जाया करेगा, क्योंकि फिर मुझे चेक करना पड़ता है। तो हम बढ़ते हैं अगले ऑपरेशन की तरफ, जो है कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा थर्ड ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट। तो गिव मी अ मोमेंट, किसी ने ज्वाइन किया, मैं ज्वाइन एडमिट कर लेता हूँ। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट की। ठीक, अभी तक हमने क्या बात की, यूनियन के बारे में बात की, यूनियन ऑफ टू सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। तो मान लेते हैं कि इफ वी हैव अ सेट ए, ठीक, इफ वी हैव अ सेट ए, then the complement set of A will contain all the elements which are not in set A. ये समझ आया। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लेते हैं हमारा, अब ये जब इसमें कॉम्प्लीमेंट सेट कब काम करेगा, जब हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा। तो मान लेते हैं हमारा यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर का, ठीक, जिसको किससे डिनोट करते हैं, एन से, ठीक। और ए सेट है हमारे पास 1 3 5 6 एंड सो ऑन, ठीक। तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा ना, वो क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे। एनीबॉडी। सॉरी, मैंने ये 1 मिनट गलत दे दिया। यूनिवर्सल माइनस ए इज ए कॉम्प्लीमेंट। एग्जैक्टली exactly. पर मैं जो एग्जांपल दे रहा था वो शायद मैंने गलत दे दिया, मुझे इरेजर चाहिए। मैं यहाँ पे और देना चाह रहा था 1357। तो ये जिसके अलावा जो भी बचे हैं, जैसा कि प्रिंस ने बताया, यूनिवर्सल माइनस ए। तो यूनिवर्सल हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, उसमें से हमने सारे ऑड नंबर्स अगर माइनस कर दिए, मतलब उसमें से सेट में से उन एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया जो ऑड नंबर्स थे, ठीक। तो इसमें मैं करता हूँ सेट ऑफ ऑड नंबर एन माइनस सेट ऑफ ऑड नंबर, तो मेरे पास क्या बचेगा, सेट ऑफ इवन नंबर। तो ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर क्या आया, सेट ऑफ इवन नंबर। समझ आया। इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर ये हमारा यूनिवर्सल सेट यू है, ठीक, एंड हमारे पास ये ए है, ये ए है, ठीक। तो ए कॉम्प्लीमेंट विल बी दिस पार्ट विच इज शेडेड। आई होप इट मेक्स सेंस। समझ आया कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट, कि जो भी ए में नहीं है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में है, राइट। समझ आया सबको ये।
समझ में आया क्या? हाँ आ गया। ठीक है। हाँ आ गया। ठीक। तो अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट से रिलेटेड। तो अगर मैं इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी बताऊं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट, काफ़ी कॉमन कॉमन सी बातें लेकिन तब भी इम्पोर्टेंट हैं, कई बार हम इनको मिस कर देते हैं। पहली बात क्या है कि अगर हम किसी भी, मान लीजिए मेरे पास सेट ए है, उसका यूनियन अगर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ कराते हैं तो क्या होगा, तो उसको हम समझते हैं इस तरीके से। ठीक, अगर ये मेरा ए है, ठीक, और ये बाकी बचा क्या हो जाएगा मेरे पास फिर ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या हुआ, मेरे पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक, मैंने क्या किया है, यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड एलिमेंट्स विच आर नॉट इन सेट ए। तो ये तो क्या हुआ, ओवरऑल एलिमेंट्स हो जाएंगे। समझ आया? तो ये एक हमारी प्रॉपर्टी होती है। दूसरी बात, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मेरे पास 5। क्यों? क्योंकि ए में जो एलिमेंट्स हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, और ए कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट्स है वो ए में नहीं है, तो यानी कि उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, मेरा यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 टू लेके 8 तक, ठीक, एंड मेरे पास ए है 1 2 एंड 3, ठीक। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पहली बात तो 4 5 6 7 एंड 8, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मेरे पास, बताओ, कोई भी एलिमेंट कॉमन ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स 5 होगा, जैसे मैं इस तरीके से डिनोट कर सकता हूँ। तो ये एक मेरी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक, ये वाली। ठीक। अगली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, तो कोई मुझे बता सकता है कि एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए। राइट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होगा, ए। इसका मतलब क्या हो गया कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स नॉट इन सेट ए, ठीक, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक। जैसे इसका अगर मैं सिंपल बताओ अभी दूँ एग्जांपल, तो मान लो ए मेरे पास था 1 2 एंड 3, एंड यूनिवर्सल स्पेस था मेरे पास 1 2 3 4, ठीक। तो ए कॉम्प्लीमेंट पहली बात तो मेरे पास क्या आएगा 4, एंड ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा मेरे पास 1 2 3, विच इज अगेन इक्वल टू ए। तो ये प्रॉपर्टी आई होप मेक सेंस। ठीक, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं। अब ये बताओ मेरे को कि फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट, राइट, कि मतलब कुछ भी नहीं है, उसका अपोजिट क्या है कि सब कुछ है, ठीक। एंड यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई, ठीक। तो इन दोनों बातों को हम इंटरचेंजेबली कह सकते हैं। तो ये थी हमारी कुछ
कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। अब हम बात करने वाले हैं हमारे अगले ऑपरेशन के बारे में, विच इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर से कोई क्लास में आया। तो हम कहाँ पे हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट, विच इज़ अवर ऑपरेशन नंबर 4। एट एनी मोमेंट अगर आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा तो आप उसी मोमेंट पे मुझे बता दीजिए, ठीक। एंड हम कर रहे थे 4th वन, विच इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। फाइन। तो जैसे अगर मैं बताऊं, इफ वी हैव टू सेट्स A and B, then their Cartesian product will be a set of all ordered pairs। एंड डोंट वरी, मैं एक एक चीज़ को इसमें एक्सप्लेन करूंगा। ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड B, एंड देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट की जगह पे मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा स्पेसिफाई करके, दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A विद B। अब इसका क्या कहने का मतलब है, तो इसको समझते एक एग्जाम्पल से। तो मान लेते हैं हमारे पास एक A है सेट 1 2 एंड 3, फाइन। एंड B मेरे पास एक सेट है A B C एंड D। तो अगर मैं करता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, तो ये क्या होगा, एक इस तरीके से मैं सेट बना लूँगा और ऑर्डर्ड पेयर्स बनाऊँगा। ऑर्डर्ड पेयर्स से मतलब है जहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है। तो मैं करूँगा 1 A, क्योंकि पहले मेरा A था कार्टेशियन प्रोडक्ट में और B बाद में था, तो इसलिए A के एलिमेंट्स पहले आएंगे और B के बाद में आएंगे। एंड मैं हर A के हर एक एलिमेंट का पेयर B के हर एक एलिमेंट से बनाऊँगा, ठीक। तो 1A 1B 1C 1D, सिमिलरली फॉर 2 एंड सिमिलरली फॉर 3। आई होप मुझे वो इतना नहीं लिखना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा, फाइन। बट द पॉइंट टू नोटिस इट कि B क्रॉस A इज डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दिस। वो क्या होगा, A 1 A 2 A 3, एंड ऐसा B के साथ भी होगा, फिर C के साथ भी होगा एंड D के साथ भी होगा, एंड में क्या होगा D 3, राइट। तो एक्चुअल में तो ये इनका जो ऑर्डर है, यानी कि इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम आएंगे, लेकिन सिंस 1 A इज नॉट इक्वल टू A 1, बिकॉज ये अनऑर्डर्ड वे में सेम है बट ऑर्डर्ड वे में सेम नहीं है, ठीक। क्योंकि ये बराबर नहीं है, देन वी कैन से दैट A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, फाइन। मेक सेंस? सबको समझ आया? हाँ। हाँ आ गया। तो अगर मैं इसके सेट बिल्डर फॉर्म में इसको डिनोट करूँ तो व्हाट इज A क्रॉस B? सो दिस इज नथिंग बट एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A and B, where A belongs to set A and B belongs to set B, just this, fine। तो इसको मैं इसको कर देता हूँ स्टार,
एंड दीज नोट्स विल बी अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम चैनल, ठीक। एंड लेक्चर रिकॉर्डिंग भी अगर किसी को चाहिए तो वो यूट्यूब चैनल पे अगर कोई चाहे तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर आपको आंसर आ गया है तो कोई बता सकता है कि अगर मेरे पास कार्डिनलिटी, हाँ मैं पहले एक बात बताता हूँ कि मैंने कल आपको पढ़ाया था ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो इसी को हमारे जो नेपटेल के कोर्स में कहा गया है वो कहा गया है इट इज ऑल्सो नोन एज कार्डिनलिटी। somebody has joined, तो इसको कहा गया है कार्डिनलिटी। फाइन। तो इससे रिलेटेड मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि इफ कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज 4 एंड कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी इज 3, देन कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट विल बी द कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी? 4 की पावर 3। किस तरीके से 4 की 12। पावर 3? देखो हम ऊपर अगर देखें 12 होगा। तो हमारे पास 3 12। यहाँ थे, 4 इधर थे, तो हमारे पास टोटल कितना आए थे? 12। तो हाँ हम हर एक का पेयर हर एक के साथ बना रहे तो इसलिए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू 3 होगा 12, ठीक। तो कार्डिनलिटी हमारी क्या हो जाएगी? 4 इंटू 3 12। अच्छा ठीक है। ठीक, तो हम अगले जो ऑपरेशन की बात करते हैं वो है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। Suppose if we have two sets A and B, then set A difference B is the set of all elements of set A which are not in set B। समझ आया? अगर मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ कि सपोज A है मेरे पास 1 2 3 एंड 4 एंड B है मेरे पास 2 3। तो A माइनस बी क्या होगा? बताओ। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A विच आर नॉट इन सेट B, तो 1 4। एंड नाउ B माइनस ए कोई बता सकता है क्या होगा? एम्प्टी, राइट। तो इसके बीच में कुछ भी नहीं आएगा। अब मुझे कोई बताओ क्या ये मैंने सही लिखा है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये हो गया सेट ऑफ एम्प्टी सेट, तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है, ठीक। तो या तो आपको इन दोनों में से एक चीज़ लिखनी है, या तो एम्प्टी सेट और 5, इस तरीके से, ठीक। और बी माइनस ए एम्प्टी आया क्यों? क्योंकि उसके कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं था जो ए में ना हो, सारे एलिमेंट्स उसके ए में अवेलेबल थे, इसके लिए उसका सेट डिफरेंस कुछ बचा ही नहीं। तो अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो कुछ भी नहीं, अगर मैं इसके वेन डायग्राम के बारे में बात करूं सेट डिफरेंस के, तो वो किस तरीके से होगा? सपोज दिस इज माय यूनिवर्सल सेट एंड दिस इज सेट A, दिस इज सेट B, देन ए माइनस बी क्या होगा मेरा? ए के वो एलिमेंट्स
जो बी में नहीं है। ठीक, तो यहाँ से क्या हमें एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, देखो ये मेरा ए था कंप्लीट, ठीक है, उसमें से मैंने कितना पार्ट हटा दिया, दिस वाला पार्ट हटा दिया। और क्या किसी को याद है ये वाला पार्ट मेरा कौन सा था? ये था मेरा ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या मैं कह सकता हूँ ए माइनस बी इज नथिंग बट ए एंड ए इंटरसेक्शन, मैं इसको कह सकता हूँ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी डैश। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। नहीं नहीं, सही। अबे इंटरसेक्शन बी डैश होगा इसका। क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नहीं, कॉम्प्लीमेंट में तो फिर पूरा आ जाएगा ना यूनिवर्सल सेट, समझ रहा है? नहीं सही तो लिखा था ए से बी माइनस करता है तो इसका मतलब ये होता है। सही लिखा था। ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी ये आएगा। अगर बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो। बी क्यों? बी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? ये ए है, ये बी है, तो ए का ए माइनस बी हम वही तो कर रहे हैं कि ए में से वो हटाना है जो भी कॉमन एलिमेंट्स थे। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समझ आया? हाँ मतलब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने वेन डायग्राम से मतलब इस चीज़ को नोटिस करके तुमको बताया। तो अब हम कुछ बातें करते हैं जैसे कि फॉर्मूला से रिलेटेड, जो कि हमारे प्रोबेबिलिटी में भी काम आएंगे। तो अगर हम बात करें सेट फॉर्मूलाज, तो अगर मैं बात करूं, जैसे मैं एक एग्जांपल से लेता हूं कि अगर मेरे पास ए में है n ऑफ a इज 3, ठीक, एंड n ऑफ b इज 4, ठीक, एंड n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज 2, तो क्या कोई बता सकता है कि n ऑफ a यूनियन b क्या होगा? देखो कैसे करेंगे इसको। ये a हो गया, ये b हो गया, ठीक, तो हम क्या करेंगे, हर एक जो n है उसको एक तरीके से मान लेते हैं जैसे a में कितने कार्डिनलिटी है उसकी 3, ठीक, और कॉमन एलिमेंट्स कितने 2, तो पहले हम कॉमन एलिमेंट्स को बना लेते हैं, तो 2 कॉमन एलिमेंट्स है, ठीक, और a में कितने 3, तो a के 2 तो यहाँ पे आ गए एंड ये थर्ड वन यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली b के कितने एलिमेंट्स बचे हैं? 2 एलिमेंट्स। अच्छा अच्छा, हाँ ये सही कहा, अब समझ आया मेरे को क्या कहना चाह रहा है शुभम। यहाँ पर जो कह रहा था शुभम वो ये कह रहा था कि a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, राइट, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अबे इंटरसेक्शन। हाँ, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से अगर मैं बताऊँ तो मुझे यहाँ पर एक नीचे मैं समझाता हूँ, बाद में उसको हटा दूंगा। तो हम ऊपर वाले की बात करते हैं किस तरीके से वो काम कर रहा था। सबसे पहली बात तो b का कॉम्प्लीमेंट, ये मान लो b है तो b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये, ठीक, एंड a मेरे पास कितना है? दिस पार्ट राइट हियर। तो इसमें इंटरसेक्शन कितना बचा मेरे पास? ये येलो वाला पार्ट ही तो मेरे पास इंटरसेक्शन बचा, जहाँ पे वाइट एंड येलो दोनों, मतलब सॉरी वाइट एंड रेड दोनों कलर्स आ रहे हैं, तो वो कौन सा पार्ट हो गया? दिस पार्ट, दिस वन विच इज हाईलाइटेड। ये पार्ट कौन सा हो गया मेरे पास? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और जब मैंने बताया था कि ए माइनस बी क्या होता है, तो देखो मेरे पास यही आया था ना वेन डायग्राम में, तो इसका मतलब वी कैन से दैट ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस नहीं,
बार बार माइनस से कन्फ्यूज, ए इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए माइनस बी। समझ आया? हाँ हो गया। इस चीज को मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक, हम बात कर रहे थे ए यूनियन बी में क्या होगा यहाँ पर। तो ए में मेरे 3 एलिमेंट्स आ चुके हैं, बी में मेरे कितने आ चुके हैं? अभी 3, तो मेरा एक और रह चुका है, तो ये अब बी में कितने हो गए? 4। तो यहाँ से कोई मेरे को बता सकता है कि ओवरऑल एन ऑफ ए यूनियन बी में कितने आएंगे? सबसे पहली बात तो ए यूनियन बी क्या होगा? मेरा ये वाला पार्ट होगा, ठीक। तो इसमें मेरे कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 5, ठीक। तो अगर हम इस रिजल्ट को बिना वेन डायग्राम के करना चाहें तो क्या मैं इस तरीके से कह सकता हूँ कि 5 इज़ नथिंग बस 3 4 -2। मैंने क्या किया, ए में जितने आ रहे थे एलिमेंट्स वो जोड़ लिए, ठीक। बी में जितने आ रहे थे वो जोड़ लिए। अब सोचो जो इन दोनों में कॉमन होंगे वो तो मैंने 2 बार जोड़ लिए ना। समझ आ रहा है? तो एक बार मैं उनको क्या करूँगा, कंपनसेशन के लिए हटा दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, ये जो 2 माइनस किया है वो मैंने किस लिए किया है? कंपनसेशन के लिए। जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक। तो ये इस तरीके से मैं क्या कह सकता हूँ, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। एन से मेरा मतलब कार्डिनलिटी, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो एज अ होल we can say that n of a union b is nothing but n of a plus n of b minus n of a intersection b। इसी ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि हमने क्या किया कि जैसे मान लो ये 2 हैं, इस तरीके से 2 ओवरलैपिंग मेरे पास स्केल्स हैं, ठीक। ये 15 सेंटीमीटर का स्केल है और ये एक और 15 सेंटीमीटर का स्केल है, और जो इनका ओवरलैपिंग एरिया है वो कितना सेंटीमीटर का है? 3 सेंटीमीटर का। और मेरे से पूछा गया कि ये ओवरऑल लेंथ कितनी बनेगी इन दोनों स्केल्स को चिपकाने के बाद, तो वो क्या बनेगी? 15 + 15। अब देखो मैंने ये 15 काउंट कर लिया और यहाँ पे ये 15 काउंट कर लिया, तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया ना एक बार, तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए मैं क्या करूँगा? -3। तो मेरे पास कितना आएगा? 27। समझ आया ये? हाँ आ गया। इसी चीज़ को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। कि आप जिस चीज़ को, अगर आपने ये पढ़ा होगा शायद डीएम में भी पढ़ा होगा पिछले सेमेस्टर में, तो उसमें हमने क्या किया था कि जो भी हम एक्स्ट्रा ले लेते थे ना, उस चीज़ को हम कंपनसेशन के लिए डिक्रीज कर देते थे। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला था जो इम्पोर्टेंट था। एंड दूसरा फॉर्मूला है कि इफ ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इज 5, तो पहली बात तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है उनमें, ठीक। तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ, ए यूनियन बी क्या होता था मेरा? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी क्या है? एम्प्टी सेट, तो उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? 0। तो वी कैन से दैट दिस वन इज 0। तो ऑफ कोर्स एन ऑफ ए यूनियन बी एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी होगा, ठीक। इस बात से को आप कहोगे कि इसमें खास क्या था। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी में देखें इसका किस तरीके से रेफरेंस है, तो अगर कोई चीज़ उनका इंटरसेक्शन 0 आ रहा है, 5 आ रहा है मतलब, तो इसका मतलब वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो प्रोबेबिलिटी में अगर 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं यानी कि इंडिपेंडेंट होते हैं, तो उनका जो इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन का जो सम होगा, कार्डिनलिटी होगी, वो उन दोनों के पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट कार्डिनलिटी का सम हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक। इस चीज़ को हम आगे देखेंगे जब हम, पर मैंने तब भी रेफरेंस के लिए इसको बता दिया। पर समझ में आया कि ये क्या कहा मैंने? हाँ ठीक। तो यहाँ तक मुझे लगता है
कि हमारा सेट इतना हमारे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए बहुत है। अब हम क्या करते हैं, अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, विच इज़ एक्चुअल टॉपिक ऑफ आवर कोर्स, प्रोबेबिलिटी। फाइन। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? मैथमेटिक्स, जस्ट अ मोमेंट, ये क्या हो रहा है स्क्रीन में? मैथमेटिक्स ऑफ पॉसिबिलिटी या मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ अ पॉसिबिलिटी, राइट। पॉसिबिलिटी क्या होती है कि आज बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 70% चांस है कि आज बारिश होगी। ठीक, तो हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा टर्म है वो है एक्सपेरिमेंट। राइट, मैं एक मिनट, गिव मी अ मोमेंट। मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्वयं का असाइनमेंट 1 अगर करा दूँ या असाइनमेंट 0, जिससे क्या हमारा सेट वाला क्लियर हो जाएगा बेसिस। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, हाँ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स बताए देता, हाँ सही याद दिलाया। क्लासेस एंड कलेक्शन याद नहीं दिलाया मैंने, मतलब पढ़ाया नहीं है, तो मैं वो पढ़ा देता हूँ, सही बात है। तो हाँ, तो हमने सेट्स तो पढ़ लिए। अब क्लासेस क्या होता है? एक मिनट रुकना, मैं सेटिंग कर दूँ इसमें। सोनू चार्जर लगाना। चार्जर दे। So class is nothing but a general form of, more general form of set, right? अगर मैं एक एग्जांपल से बताऊं तो एक एग्जांपल क्या होगा कि ग्रुप ऑफ ऑल सेट्स कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स। ठीक, तो ये क्या हो गया, इसका जो वेल डिफाइंड, जैसे सेट क्या होता था, वेल डिफाइंड क्राइटेरियन होता था, तो ये थोड़ा उससे थोड़ा लाइटर होता है। ठीक, किस तरीके से, मतलब ये एक तरीके से क्राइटेरिया है। जैसे अगर मैं कहूँ कि ग्रुप ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, मतलब ये एक मोर जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ सेइंग है, एंड जनरली मैथमेटिक्स में इसको कम यूज़ किया जाता है। ठीक, तो क्लास इस तरीके से होती है, ग्रुप ऑफ ट्राइंगल हो गया। ठीक, एंड कलेक्शन क्या होता है? इट इज़ जस्ट ग्रुप, एनी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स is known as collection, right? मतलब उन, it may or may not follow any specified rule। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल नहीं, क्लासेस सेट ऑफ अ सेट क्या होता है? सेट तो खुद भी किसी का सेट हो सकता है, मतलब सेट ऑफ अ सेट तो एग्जिस्ट करता है, क्लासेस एलिमेंट्स का भी हो सकता है। जैसे मैं अगर इस तरीके से, मैंने दूसरे एग्जांपल में बताया ना, ग्रुप ऑफ ट्राइंगल्स, तो इस तरीके से ये भी एक क्लास में आता है। लेकिन कलेक्शन क्या होता है, ये बिल्कुल रैंडम, अगर मैं कुछ भी ग्रुप बना दूं
तो वो एक कलेक्शन कहलाएगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 4, A, 32, जैसे अगर मैं हिंदी वाला जोड़ दूँ, फिर एक मान लो एक इमोजी जोड़ दूँ, तो ये क्या हो गया, मेरा एक कलेक्शन हो गया। ठीक, तो ये दोनों में समझ आया डिफरेंस। हेलो। भाई एक बार और समझा दो। ठीक ठीक ठीक। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। तो क्या हुआ, एक जैसे हमने इनहेरिटेंस पढ़ी थी, उसी तरीके से है। जैसे पेरेंट है कलेक्शन, ठीक, तो पेरेंट है मेरा कलेक्शन, इसका चाइल्ड कौन हो जाएगा, मेरा क्लास, एंड इसका सेट। किस तरीके से, अगर मेरा एनी रैंडम ग्रुप इज नोन एज कलेक्शन, ठीक, क्लास क्या हो जाएगा, अ ग्रुप following a criterion, a criteria like a set of triangle, set of fruit। मतलब इसका कोई, ये जो जैसे हमने क्या पढ़ा था, सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड रूल, अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स फॉलोइंग अ वेल डिफाइंड रूल। ठीक, तो जब वो रूल स्ट्रिक्ट हो जाता है तब उसको हम क्लास को क्या कह देते हैं, एक सेट। अ ग्रुप फॉलोइंग अ वेल डिफाइंड क्राइटेरिया। जैसे अगर मैं बात करूं क्लास का एग्जांपल अगर मैं दूं, तो अ ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल बॉयज, ठीक, तो ये एक क्लास तो होगा पर एक सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्यूटी जो है उसका कोई वेल डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है, कि हम किसी को इस तरीके से जज नहीं कर सकते कि वो ब्यूटीफुल है या नहीं। तो ये एक क्लास कहलाएगा, ठीक, पर एक सेट नहीं कहलाएगा। सेट क्या होगा, सेट ऑफ इवन नंबर्स या अ ग्रुप ऑफ इवन नंबर्स, ग्रुप ऑफ इवन नंबर्स। तो ये क्या है, ये एक क्लास भी है, एक कलेक्शन भी है, बट मोर स्पेसिफिकली एक सेट है। समझ आया अब? हाँ आ गया, पहले थोड़ा कंफ्यूजन था बट अब ठीक है, आ गया। फाइन। तो हाँ, शुभम तुझे समझ आया सेट्स, क्लासेस एंड कलेक्शंस? हाँ आ गया। ठीक। नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म तो पॉसिबल है सॉर्ट ऑफ, लेकिन जनरली जो हमारे ज़्यादातर मतलब सेट बिल्डर फॉर्म मतलब सेट पे ही लगेगी ज़्यादातर टाइम। पॉसिबल तो है। कोई ने ज्वाइन किया क्या अभी? ठीक, तो हम बात कर रहे थे, अब हम क्या करते हैं, असाइनमेंट 0 को देख लेते हैं स्वयं के। ठीक, तो हम असाइनमेंट 0 खोल लेते हैं। तो इसने कहा है लेट p इज इक्वल टू MNOPQRST, then consider the following statements and tell which of them are true। तो इसका आंसर आप जल्दी से बताओ, फिर हम सॉल्व करते हैं। आपके पास है कुल 1 मिनट। एंड जिसे नहीं पता, ये जो सिंबल है ये है सबसेट का, सबसेट, राइट।
ठीक है, एक आंसर आ गया है मेरे पास, 2 लोगों के आंसर आ गए। ठीक है, तो 1 मिनट ख़त्म हो चुका है, तो हम इसको क्या करते हैं, समझते हैं। जस्ट एड इट। ये वाला होगा। जस्ट अ मिनट में OBS में सेट कर देता हूँ, वरना वो गलत चीज़ को रिकॉर्ड कर। ये रिकॉर्ड किया है क्या तूने? हम्म। चल ठीक है। तो मैंने सेटअप मिनट एंटायर स्क्रीन, यस। ठीक। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन था, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इमेज को। कॉपी करने का ऑप्शन तो नहीं है इसमें। कॉपी इमेज, राइट। एंड इसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक। ठीक है, तो हमको क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है PMNOPQRST। ठीक। तो हमने सबसेट के बारे में पढ़ा था, ये क्या होता है, सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर सेट। जैसे अगर ए सेट है मेरे पास 1 2 3, तो इसके सबसेट्स होंगे 1 2 3, ये मैंने कल बताया था, राइट। 1 3 1 2 एंड 1 2 3 भी होगा, एंड एक 5 भी होगा। तो ये सब मेरे क्या होंगे, सबसेट्स होंगे। तो इसने हमको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं कि O इज़ सबसेट ऑफ P। ये एक तरीके से हमको लग सकता है कि हमारा सही आंसर है, बट इसमें रॉन्ग क्या है कि O इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ P, क्योंकि O तो सेट है ही नहीं है, O एक एलिमेंट है। अगर इस तरीके से लिखा होता तो एक सबसेट होता, ठीक। पर ये एक रॉन्ग आंसर है, क्योंकि डायरेक्टली एलिमेंट किसी का भी सबसेट नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग आंसर। उसके बाद अगर देखें M एंड R, सेट ऑफ M एंड R इज सबसेट ऑफ P, तो ये क्या है, सही है, क्योंकि M एंड R आर एलिमेंट्स ऑफ P। सो दिस वन इज राइट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वन। तो इसने बोला है 5 इज सबसेट ऑफ P, तो क्या ये सही है? तो ऑफ कोर्स ये सही है, क्योंकि हमने यहाँ पर 5 को क्या किया है, सबसेट में रखा है। किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो साउंड कहाँ से आता है? आदि ज्वाइन कर रहा होगा। एक्चुअली पता है, तूने दूसरा ग्रुप बनाया, फिर वो कई लोगों को पता ही नहीं चला कि क्लास स्टार्ट कब हुआ ठीक है, है। अभी रिकॉर्ड और हो मैं रही है, बाद में बात करते हैं। चल ठीक है। तो हाँ, 5 इज सबसेट ऑफ P, क्योंकि 5 इज मतलब एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। मैंने कल 2 स्टेटमेंट्स बताए थे, उनमें से एक ये भी था, फाइन। एंड N इज सबसेट ऑफ P, तो ये भी ट्रू है। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो जिनका भी आंसर ए था, इट वाज राइट आंसर। अब मूविंग ऑन द सेकंड क्वेश्चन। तो इन्होंने दे रखा है सपोज P इज सेट ऑफ A वेयर A इज एन ऑड प्राइम नंबर लेस देन 11, राइट। तो ये क्वेश्चन करने के लिए भी आपके पास है कुल 1 मिनट, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
You can use your pen and copy to solve them. एंड 1 मिनट ख़त्म हो चुका है. आंसर किसी ने दिया है? अगर और टाइम चाहिए होगा तो तुम पूछ सकते हो, अगर तुम एक्चुअल सॉल्व कर रहे हो तो. कोई अगर सॉल्व कर रहा हो तो बता दो. हाँ मैं कर रही. ठीक है, तो एक और मिनट. 10:21 तक वेट कर रहा हूँ मैं. एंड टाइम इज अप. अगर किसी का आंसर नहीं आया तो नो प्रॉब्लम, वी विल डिस्कस इट. राइट, तो हमारा क्वेश्चन है ये. तो हमको क्या कर रखा है, सपोज p इज a इज ऑड प्राइम नंबर. तो हमारा p क्या हो जाएगा? ऑड प्राइम नंबर. तो वो कितने से शुरू होते? 3, 5, 7 एंड बस, क्योंकि इसके बाद उसने लेस देन 11 का है, तो p क्या हो गया? 3, 5, 7. ठीक. उसके बाद उसने q का कहा है कि q इज सेट ऑफ b वेयर b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड लेस देन 0, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 9. तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 0, 1, 2 एंड सो ऑन टिल 8. राइट. एंड इट इज नेचुरल नंबर, सो इसमें 1 काउंट नहीं होगा ऑब्वियसली. जीरो नहीं. सॉरी, 0 काउंट नहीं होगा एक्चुअली. तो ये है हमारा q. तो इसने कहा है द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ p एंड q आर रेस्पेक्टिवली. तो हमने बगल बात की थी प्रॉपर सबसेट्स कितने होते थे. अगर हम ओवरऑल सबसेट्स की बात करें तो 2 की पावर n होते थे. राइट. तो प्रॉपर सबसेट कितने होते थे कि अगर हम ओरिजिनल सेट को रिमूव कर दें तो वो क्या होगा? 2 की पावर n एंड -1. ये माइनस 1 क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि हम जो ओरिजिनल सेट है उसको हटा दे रहे हैं उस काउंटिंग में से. तो 2 की पावर n कितना हो रहा है? 2 क्यूब 8 -1 7. फाइन. एंड इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. तो 8 एलिमेंट्स हैं. तो 2 की पावर 8 -1 विच इज़ 256 -1 एंड विच इज़ 255. सो आवर राइट आंसर इज 7 एंड 255. एंड शुभम ने ये आंसर सही दिया है. मैंने दिया नहीं, शुभम ने सही नहीं दिया है, ये सोनू ने सही दिया है. राइट. राइट. मूविंग ऑन. अगर ये समझ नहीं आया तो बता दो. तो आज के लिए इतना बहुत है. और अगर किसी को कोई डाउट आए तो वो पूछ सकता है व्हाट्सएप ग्रुप में. एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक भी है जिसमें नोट्स डल जाएंगे. ठीक. और लेक्चर यूट्यूब पर चल जाएगा. तो वो सारे लिंक्स आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे. ठीक. चलो, व्हाट्सएप पे मिल जाएगी फिर. ठीक है. भाई मुझे ग्रुप पे ऐड कर लियो. हाँ ठीक है, मैं करवा दूंगा. अभी इसी में नहीं